ಸಖತ್ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚि ಆಚಿ ಚಿಲ್ಲಿ पाउडर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने का आपने मौका दिया, और आपको इस बात का भी धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि पिछला एक वर्ष लगभग जो मेरा यहाँ पे अभी पूर्ण हो रहा है, 11 दिसंबर को पिछले वर्ष मैंने ये पदभार संभाला था जी। तो वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। जियोपॉलिटिकल तनाव, जैसा कि आपको मालूम है, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में युद्ध हो, तो वो एक तरफ, और साथ साथ ही जो टैरिफ की जो विशेषकर अनिश्चितता रही जी, तो ये पिछला एक वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण हमारे लिए रहा। उसके बावजूद ये एक, मैं समझता हूँ, एक सफ़र हमारे पूरे आरबीआई परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए इन बाहरी चुनौतियों के बावजूद काफ़ी संतोषप्रद रहा है। जैसा कि आपने बताया, हमने अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें रेपो पॉलिसी रेट हमारा 100 बेसिस पॉइंट्स हमने कम किया जी। लिक्विडिटी जो है हमने प्रदान की। उसके अलावा हमने बैंकिंग के क्षेत्र में कई कानूनों में, विनियमों में, रेगुलेशंस में, रूल्स में, उनमें काफ़ी हमने बदलाव किया जी। आज जो एक सुखद स्थिति हम लगभग देख रहे हैं जी, जिसमें मुद्रास्फीति जो हमारा लक्ष्य है 2 से 6% का, लगभग उसके भीतर रही है, या आज के दिन में उससे भी कम है जी। और साथ ही साथ जो आर्थिक विकास की दर है, प्रथम तिमाही में आपने देखा 7.8%। और जिस प्रकार के आंकड़े, जिस प्रकार के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, संकेत हमारे सामने आज आ रहे हैं, वो सोना भंडार का हमारे पास में है जी। आगे हम और इसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये एक संवेदनशील बाजारों के लिए और अन्य के लिए संवेदनशील विषय है, इसलिए उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति, हमारे गोल्ड के, सोने के रिजर्व्स की स्थिति, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्वस्थ है। रुपए की कमजोरी पर आपसे बात करना चाहता हूँ। लाइफ लो पर रुपए आ चुका है, और जबकि लोग ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, फिर रुपया हमारा मजबूत क्यों नहीं होता? क्या वजह आप समझते हैं, और किन लेवल्स के आसपास आरबीआई कंफर्टेबल है कि हाँ ये लेवल ठीक है, या फिर इतना हर साल घटे रुपया, डिवैल्यू हो तो आरबीआई को समस्या नहीं? देखिए, रुपए की जो डिवैल्यूएशन है जी, उसका जो मूल्य कम हो रहा है, वो एक स्वाभाविक है। वो इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि ये मुद्रास्फीति से इसका दीर्घ काल में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन दीर्घ काल में ये मुद्रास्फीति के ऊपर में निर्भर करता है। क्योंकि जो प्राइस लेवल है, चाहे वो डॉलर का हो, चाहे वो पाउंड का हो, चाहे वो यूरो का हो, वो एक प्राइस स्तर को, क्या उसकी जो करेंसी है उसको खरीदने की, वस्तुओं को खरीदने की उसमें कितनी क्षमता है, उस पर निर्भर करता है। तो जब तक हमारी मुद्रास्फीति अधिक रहेगी, दीर्घ काल में ये डेप्रिसिएशन होना एक हमारे लिए स्वाभाविक है। जहाँ तक ये प्रश्न है कि क्या हम किसी लेवल को, क्या लेवल हमारे लिए सही होगा, या कितनी सालाना दर से घटे तो आप कंफर्टेबल हैं? ऐसा कंफर्टेबल जो है, देखिए वही मैंने आपको कहा जी कि लगभग अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो लगभग 3-3.5% से जो है अवमूल्यन, डिप्रिसिएशन वो हो रहा है। जी जी। हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी उतार चढ़ाव हो वो नियंत्रित हो, अत्यधिक नहीं हो, ताकि जो सभी लोग हैं वो अच्छी से अपनी प्लानिंग करके और अपना कार्य कर सकें। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर थोड़ी सी चिंताएं हो रही, क्या आप उसे कैसे देखते हैं? एक, जो देश में क्रेडिट कल्चर बड़ा बढ़ रहा है कि सबको पर्सनल लोन्स लेने हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स लेने हैं, उधार लेना है, खर्चा करना है, उसे कैसे देखते हैं आप? और दूसरा कि एमएसएमई, एसएमई स्पेस में कहीं कहीं थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही कि शायद वहाँ पर एसेट क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। क्या कोई
चिंता की विषय है या सिर्फ आरबीआई की नज़र? कुल मिलाकर के एनपीए के मामले में हमारे लिए ये एक संतोषजनक स्थिति है। मेरी यही उम्मीद रहेगी कि इसी प्रकार की एसेट क्वालिटी हम लोग सब लोग बनाए रखें, बैंक्स अच्छे लोगों को ऋण दें, और जो बोरोअर्स हैं उनसे भी उम्मीद है कि वो जो लोन लेते हैं उसको निश्चित रूप से वापस करें। एक और जो पॉलिसी में बदलाव पिछले 1 साल में हम नोटिस कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से, बड़े इन्वेस्टमेंट जो विदेशों से आ रहे हैं, चाहे वो एनबीएफसी में आ रहे हों, चाहे बैंक्स में आ रहे हों, आप दिल खोलकर उन्हें एकदम अप्रूवल दे रहे हैं, जो कई सालों से पेंडिंग था। इसके पीछे आरबीआई की क्या सोच है? आप किस तरह से फॉरेन इक्विटी, फॉरेन मनी का पार्टिसिपेशन बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर में चाहते हैं? उसकी वजह से निवेशक चाहे हमारे देश के हों, बैंक निफ्टी अभी काफ़ी एक पीक उसने बनाया है, जी बिल्कुल, हालांकि वो केवल एक वो आंकड़ा नहीं है जिससे हमें उसका बेंचमार्क करना चाहिए। हाँ, लेकिन निवेशक आ रहे हैं बिल्कुल, और विदेशी निवेशक भी आ रहे हैं, तो ये उसको हम इसलिए स्वागत योग्य समझते हैं। यह बात भी मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें हमें कतई एक संकोच नहीं होना चाहिए, इसमें हमें खतरा नहीं, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उनकी कुल जो उनका शेयर है बैंकिंग लोन्स में, एसेट्स में, परिसंपत्तियों में, वो 7% से भी कम है। हमने अपने लिए जो सीमा रखी है बैंक ब्रांच मोड से विदेशी बैंक को आने के लिए, वो 15%। तो अभी भी काफ़ी जगह है। काफ़ी जगह है। कुल मिला के कहना मैं ये चाहूँगा कि हमने जो इकोसिस्टम बनाया है उसमें कई प्रकार के उपाय किए हैं ताकि विदेशियों का अत्यधिक प्रभाव हमारे बैंकिंग प्रणाली पर न पड़े। हाल फिलहाल वो बहुत ही कम है, कोई चिंता का विषय हमारे लिए बिल्कुल नहीं। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ विदेशी बैंक की ज़रूरत हमें है, लेकिन हमारे बैंक विदेश में जाकर कब कितना बढ़ेगा? क्योंकि एक चीज़ है ना सर, वो थोड़ी खटकती है दिल में कि हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई, लेकिन हमारे पास एक भी बैंक ऐसा नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं जो दुनिया में टॉप 10 में हो। आपको क्या लगता है, क्या और कब तक भारत में ऐसे बैंक, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो दुनिया की टॉप 10, टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस बन सके, और इस दिशा में आरबीआई की सोच क्या है? देखिए, ये सब हमें सब मिलजुल के करना है। भारत सरकार भी इसके बारे में सोच रही है और हमारा लगातार ये प्रयास रहा है रेगुलेटर का, आरबीआई का, मेरा पिछले 1 वर्ष में, कि हमारे बैंक जो हैं वो स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें और हेल्दी रहें। जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे बैंक्स विस्तार कर रहे हैं, ये समय दूर नहीं है अनिल जी कि हमारे बैंक्स भी टॉप 10 बैंक्स में, विश्व में ज़रूर सम्मिलित होंगे। मैं आपको अभी से ये कह दूं कि जिस दिन ऐसा होगा, एक बार फिर से मैं आपका इंटरव्यू पक्का करूंगा और इस बाइट के साथ करूंगा जो आज आपने कहा है। लेकिन उससे पहले भी आप जरूर आइए। नहीं, लेकिन मैं आपको सर एक चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जी बिजनेस हमारा पहला हिंदी चैनल है, हिंदी बिजनेस चैनल है जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। और चूँकि आप राजस्थान कैडर कर रहे हैं और हिंदी इतनी बेहतरीन बोलते हैं, हाँ, आज हमारे सारे दर्शक आपका इंटरव्यू सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे। एक और बात जो शायद भारत का बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा उसमें पीछे है, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में एआई के लागू करने को लेकर क्या विचार रखता है? आरबीआई, जब हम सेंट्रल बैंक्स की तुलना करते हैं तो एआई को अपनाने में आरबीआई का स्थान काफ़ी ऊपर है। वो एक तो साइबर सिक्योरिटी, एआई का उपयोग हम साइबर सिक्योरिटी के लिए करेंगे, और साथ ही साथ किस प्रकार से हम और अधिक अच्छी तरह से पहचान कर सकें हमारे जो बोरोअर्स हैं, तो उसके लिए भी हम इसका उपयोग करें। ये जो कुछ भी ग्लोबली हो रहा है, चाहे वो ट्रेड डील को लेकर या फिर ग्लोबल जिस तरह से इकोनॉमी की सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमी के हालात हैं, आरबीआई के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? क्योंकि भारत में सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन ग्लोबल काफ़ी कुछ कमज़ोर माहौल है। ऐसे में आप किस तरह से अपने बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी को ग्लोबली बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी बाहरी क्षेत्र है वो काफ़ी स्वस्थ है। हमारे को इसमें कोई विशेष हमारे को इसमें घबराने की, चिंता का हमारे लिए विषय बहुत अधिक नहीं है।
निश्चित रूप से कुछ प्रभाव इसका हमारे ऊपर में ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जैसा आपको मालूम है, पिछले वर्ष जो हमारा चालू खाते का, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट रहा, वो केवल 0.6% था। इस वर्ष टैरिफ की वजह से हो सकता है कि कुछ वो बढ़ेगा, लेकिन वो नियंत्रण में है, वो संतोषजनक स्थिति में है। हमारे को उसमें घबराने की या चिंता का हमारे लिए कोई बहुत अधिक विषय नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व्स, मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार आपको मालूम है हमारे पास में लगभग 700 बिलियन डॉलर के आज के दिन में मौजूद हैं। 11 माह का जो गुड्स के जो आयात, साल भर का राशन है, साल भर का राशन हमारे पास में ऑलरेडी लगभग वो हमारे पास में मौजूद है। जो हमारी विदेशी जो ऋण है, देनदारियां हैं, उसके हिसाब से भी हमारे पास में लगभग पूरा मुद्रा भंडार हमारे पास में है। जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हमारे कंट्री के हैं, चाहे आप मुद्रास्फीति की बात करें, बाहरी क्षेत्र की आप बात करें, ग्रोथ की बात करें, जो हमारे बैंक्स जो इतने सुदृढ़ हैं उनके बारे में बात करें, पेमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करें, जो आधारभूत जो हमारा जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में बहुत मजबूत है। एक और चीज़ जो है वो ये कि एक हमने खबर भी पढ़ी थी, ये भी थी, हमने की थी कि एक तरफ जहाँ बैंक्स पर बड़े आरोप लगते कि रिकवरी के लिए बैंक्स ऐसे वैसे तरीकों का इस्तेमाल करते, लेकिन आरबीआई ने प्रोएक्टिवली ये कहा कि अगर किसी चीज़ पर लोन दिया गया है और आप लोन नहीं चुका रहे हो, उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल आपने लोन पर लिया है या टीवी फ्रिज लोन पर लिया है, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि वो काम करना बंद कर दे। क्या क्या आरबीआई की इसके पीछे सोच और कैसे आप लागू करने वाले हैं? देखिए, ग्राहकों का जो हित है वो सर्वोपरि है। उसे निश्चित रूप से सभी को मैं बताना चाहूँगा, उसे निश्चित रूप से उनके डेटा की गोपनीयता के बारे में या उनकी जो एक मौलिक जो एक सेवा है जो आज ये बन गई है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हम निर्णय लेंगे उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाए। आरबीआई गवर्नर को हम उनके काम से पहचानते हैं, उनकी पॉलिसी से पहचानते हैं। उन्होंने जो अब तक किया है, चाहे आपने अलग अलग पदों पर किया है या आरबीआई गवर्नर के तौर पर करें, लेकिन सर हम आपको पर्सनली ज़्यादा जानते नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जाने कि संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई गवर्नर तो ही, तो मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जिससे हम आपको ज़्यादा अच्छे से जान पाएँ, पहचान पाएँ। 2-3 चीज़ें हैं। आपने काफ़ी अपनी प्रोफेशनल लाइफ दिल्ली में बिताई है, सरकार में आप बड़े पदों पर रहे हैं, डीएफएस सेक्रेटरी रहे हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं। अब आपकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिल्ली और मुंबई दोनों में से ज़्यादा शहर कौन सा पसंद है आपको? ये देखिए, ये बहुत आपने एक मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, ऐसा पूछ लिया कि भाई माताजी और पिताजी में कौन सा आपको अच्छा आपको लगता है। देखिए, दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। मुंबई दिल्ली दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। मैं ये आपको कहूँगा कि देखिए, दिल्ली जो है वो दिल वालों की है, लेकिन मुंबई ने भी हमारा दिल जीत लिया। और भले आपके चेहरे पर सर हर वक्त मुस्कुराहट रहे, लेकिन आई एम श्योर कि स्ट्रेस वाला जॉब तो है। 100% देश की इकोनॉमी को संभालना, बैंकिंग सिस्टम को संभालना आसान काम नहीं है। तो एज ए गवर्नर एक लंबा दिन है आपका, या स्ट्रेस वाला या तनाव वाला दिन है, या ज़्यादा काम वाला दिन, उसके बाद शाम को आप कैसे अनवाइंड होता है, रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, अब मेरा दिन खत्म हुआ। नहीं, जो उसके मेरे पास में 3 मंत्र हैं। एक तो और काम करो, अच्छा, वर्क, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अच्छा, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज और वर्कआउट कर प्रयास रहता है। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और अगर परफेक्ट हो तब भी आलोचना तो हो ही सकती है। जी जी जी। तो कभी आपकी भी हुई होगी जाहिर सी बात है। कोई ऐसी आलोचना जिसको आपने सोचा कि हाँ, इससे मुझे ये एक सीख मिली है, इसको मैं बदलूं या ठीक करूं, कोई ऐसी बात आपको याद आती हो? मैं आपको जो है एक कबीर का दोहा आपको इसके बारे में बताऊंगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था, आपने भी शायद पढ़ा हो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे छुवाए, निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। मतलब कि आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, उससे आपका हृदय स्वभाव निर्मल होता है। वो आपको सुधरने में हमारा प्रयास, चाहे आरबीआई हो, चाहे उससे पहले सरकार हो, एक इस प्रकार का वातावरण, एक वर्किंग एनवायरनमेंट देने का रहता है जिसमें हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी
स्वतंत्र रूप से द ऑर्गेनाइजेशन एक स्वतंत्र माहौल उनको देने का प्रयास रहता है। तो आपको विचार करने का समय कब मिलता है? कब आपका फेवरेट टाइम है? मॉर्निंग वॉक, इवनिंग में, किस वक्त? या मतलब वैसे तो हमारा काम सोचने का ही है, दिन भर हम सोचते हैं, बट हाँ एकांत में देर रात में जो है मैं तो थोड़ा लेट काम करने वाला हूँ। वैसे तो ये मतलब थोड़ी कल्पना के बाहर की चीज़ है, लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसा वीकेंड हो जिसमें गवर्नर साहब एकदम फ्री है, ना कोई मीटिंग है, ना ऑफिस आना है, नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम है, आप कैसे बिताना पसंद करेंगे? नहीं, परिवार को देखिए समय जो है वो मैं समझता हूँ उसमें मुझे थोड़ा गिल्ट रहता है। तो परिवार को समय प्रयास रहेगा कि परिवार को और अधिक समय दिया जाए। आखिरी सवाल जिसके साथ मैं इस इंटरव्यू का समापन करूंगा, पहले तो ये कि हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उस दिशा में आरबीआई का क्या योगदान हो सकता है? दूसरा ये कि आपके बिना एक्सटेंशन को माने हुए मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 2 साल तो आप और पोस्ट पे हैं, तो अगले 1 से 2 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर के तौर पर आपकी क्या प्रायोरिटी है? मेरी प्रायोरिटी, आरबीआई की प्रायोरिटी वो एक ही है, और वो ये है कि इस प्रकार का हम वातावरण पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को प्रदान करें, और विकास के लिए और हमारी आर्थिक वृद्धि दर को और हम अधिक किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, वो हमारा एक प्राथमिकता रहेगी। हमारे बैंक्स, हमारे एनबीएफसी वो और किस प्रकार से सुदृढ़ हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, ताकि वो इस अर्थव्यवस्था को और अधिक सपोर्ट करें, सहयोग करें। दूसरी ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरी प्राथमिकता बहुत महत्वपूर्ण, कि जो हमारे ग्राहक हैं विभिन्न, चाहे उसके अंदर में इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो जनधन अकाउंट होल्डर्स हों। अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो बैंकिंग रेगुलेशन में भी हमारा ये प्रयास रहा है कि सभी हमारे बैंक्स, एनबीएफसीज वो और अधिक सुदृढ़ हो और अधिक सक्षम हो। ग्राहक सेवा को हमने जो है काफी जोर दिया, आपने देखा होगा। पिछले 1 जुलाई से लेके और 30 अक्टूबर तक हमने एक मुहिम चलाई कि हम हमारे बैंक ग्राहक हमारे पास बैंक और बैंक ब्रांच तक आए, उसके बदले हमारे बैंक ब्रांच के अधिकारी वो उन तक पहुंचे। तो प्रत्येक पंचायत में लगभग 2,75,000 पंचायतों में हमने कैंप लगाए, जिसमें री-केवाईसी किया, जिसमें वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो विभिन्न हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन की योजना हो, इंश्योरेंस की योजना हो, जनधन की योजना हो, उससे लोगों को हम जोड़े। तो वो भी एक अच्छा कार्य इस बीच में हुआ। बिल्कुल। गवर्नर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाजार में जो चर्चाएं चलती है आपको लेकर, वो कहते हैं कि कुछ रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनके सामने जाकर थोड़ा सा मतलब बैंक्स वगैरह इंस्टीट्यूशंस कहें कि हमें ये चाहिए, तब वो सुनते रह देते हैं। कुछ रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं कि सोच समझ कर देते हैं, लेकिन कुछ ही रेगुलेटर ऐसे होते हैं जो उन्हें ये पता होता है कि एज ए पेरेंट मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या मेरे सेक्टर में किस चीज़ की, बैंकिंग सिस्टम में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं पहले से दे दूं। और जो आपने फ्रंट लोड किया है, चाहे वो पॉलिसी रेट्स हो या फिर अब जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आती है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी, बल्कि उसमें कई सारे रिफॉर्म्स होते हैं। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, उससे होता है कि अब थोड़ी उम्मीदें भी बढ़ जाती है लोगों की कि हाँ ये गवर्नर साहब दे सकते हैं। अब जब दे सकते हैं तो उनसे मांगते हैं, हम भी, वो होता है ना, जो काम करता है उससे और ज़्यादा काम करवाते हैं। तो सर, अब बड़ा सवाल है कि 1% का रेट कट आपने दिया, इन्फ्लेशन 13-14 साल के लोएस्ट लेवल पे है, आपने बहुत समय से पहले अंदाज़ा लगाया। क्या लगता है आपको, क्या अभी भी यहाँ से ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है? क्या एग्रेसिव रेट कट्स आरबीआई आगे और दे सकता है भारत की इकोनॉमी को, बैंकिंग सिस्टम को? जो देखिए, जो आरबीआई है, आरबीआई के 2 मैंडेट हैं, लेकिन जो प्रमुख जो हमारा मैंडेट है, प्रमुख मैंडेट हमारा प्राइस स्टेबिलिटी है। जो प्राइस की मूल्य, ताकि कीमतें जो हैं उनमें वृद्धि ना हो, मुद्रास्फीति जो है उसको नियंत्रित करना, वो हमारे लिए सर्व प्रमुख जो है वो हमारा एक उद्देश्य है जी। उसके बाद में हमारा उद्देश्य, साथ ही साथ सेकेंडरी उद्देश्य है, वो हमारा ग्रोथ का है। तो हम न एग्रेसिव रहते हैं, न हम डिफेंसिव रहते हैं, हम एक ऑलराउंडर की तरह हैं।
लेकिन वो ऑलराउंडर ऐसा है जो कि पहले बॉलिंग करता है, पहले डिफेंस करता है और फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो चौके छक्के भी लगाता है। वो लगाता है। बिल्कुल। तो वो बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, लेकिन बॉलिंग जो है वो हमारे लिए मतलब जो प्राइस की जो स्थिरता है उसको मैं बॉलिंग के तुल्य मानूंगा, तो वो जो है हमारे लिए अधिक आवश्यक है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि आगे क्या और गुंजाइश है या नहीं है, कि पिछली बार जब एमपीसी की बैठक हुई अक्टूबर में जी। तो उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा कि पॉलिसी में गुंजाइश है और अधिक रेट्स को कट करने की। उसके बाद में जितने भी तमाम हमारे पास में आंकड़े आए हैं, आर्थिक संकेत, मैक्रो इंडिकेटर्स जो भी आए हैं, जिसमें मुद्रास्फीति भी एक है, उनमें ऐसी कोई संकेत नहीं आए हैं कि वो जो गुंजाइश है उस गुंजाइश में कमी हुई हो। तो निश्चित रूप से गुंजाइश है, लेकिन क्या उसको एमपीसी आने वाली बैठक में उसके ऊपर में कुछ कार्य करती है और निर्णय लेती है उसको बदलाव करने के लिए या नहीं, ये उसके ऊपर में निर्भर करेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिच एकदम सेट है, आंखें जमी हुई है और आप कहते हैं कि पहले डिफेंसिव होने के बाद एग्रेसिव बैटिंग की उम्मीद हम कर भी रहे हैं। कुछ और बड़े मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि डॉलर के मुकाबले में गोल्ड के रिजर्व बढ़ाना ज़रूरी है, और क्या आरबीआई और सोना खरीदने की मूड में है? हमारा जहाँ तक प्रश्न है, हमने भी पिछले 8 वर्षों में लगभग 300 टन सोना खरीदा है और आज के दिन में लगभग 880 टन सोने के भंडार हमारे पास में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। और ये कुल मिलाकर के जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसका लगभग 15% से अधिक, लगभग 1/6 में एक हिस्सा